बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सियासत पर। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर 21 जुलाई को इंतखाबात होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है इस हवाले से। और ये भी याद रहे कि पिछली बार मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेने की वजह से इंतखाबात को मुलतवी किया गया था। तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शहर कराची की, जहाँ पर कराची के शहर लियारी में 4 जुलाई की सुबह 5 मंजिला इमारत गिरने का वाक़या पेश आया और इस वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने SPC अफसरान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर लिया। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कराची स्टूडियो से नुमाइंदा फरीद आलम। जबकि प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे महकमा लाइव स्टॉक की, जिसमें बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। नाज़रीन, 1 साल कबल महकमे ने 97 गाड़ियों की लिस्ट तैयार की थी और महकमा एक्साइज में DG एक्साइज के नाम पर रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों की तादाद ज़्यादा पाई गई थी, जबकि लिस्ट से 80 गाड़ियाँ गायब भी हैं। और ये गाड़ियाँ किसके पास हैं अभी तक इस हवाले से कोई भी कुछ भी नहीं जानता, किसी को मालूम भी नहीं है। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगिश। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली खबर की जानिब, जो है सियासत के ऊपर। तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात 21 जुलाई को मुनक्किद होंगे। इन इंतखाबात के बाद ये वाज़े भी हो जाएगा कि क्या कौमी असम्बली की तरह सेनेट में भी हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो सकती है या नहीं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन के लिए पुराने और नए चेहरे भी मैदान में उतरेंगे। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लाम फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं ना कि इलेक्शन क्यों नहीं हो सके थे। देखें फरजाना, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों के ऊपर जो इलेक्शंस हैं वो 2 अप्रैल 2024 को होने थे, जिस तरीके से इस्लामाबाद में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात हुए और वहाँ से सेनेटर्स मुंतखब होकर सेनेट के अंदर मौजूद हैं और वो 1 साल 3 महीने से लेजिस्लेशन भी कर रहे हैं और अपने इलाकों की, अपने सूबों की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो 11 नशिस्तें हैं उनके ऊपर इंतखाबात नहीं हो सके थे। मामला ये था, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये समझना था कि ये नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये हमारे हिस्से की हैं और बाकी जो जमातों को जिस तरीके से ये नशिस्तें तकसीम की गई हैं वो गलत है। मामलात हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुलाई 2024 में एक हुक्म दिया, फुल कोर्ट के अक्सरियती बेंच ने, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी। नज़रसानी अपील दायर हुई और नज़रसानी की अपील का जो गुज़श्ता महीने है फैसला हुआ और उस फैसले में मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मार्च 2024 से पहले जिन जमातों में तकसीम की थी उनको बहाल करने का हुक्म दिया। और अब इलेक्शन कराने की तारीख भी ऐलान कर दी गई कि अब 21 जुलाई को इन सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। लेकिन फरजाना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 21 जुलाई को इलेक्शन हो जाएगा। फ़हीम, इंटरेस्टिंग यही बात मैं आपको बता रहा था कि अभी भी जो मामलात हैं वो इलेक्शंस ना होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन को जारी किए हुए, लेकिन अभी तक इन 25 मेंबरान का जो हलफ है वो नहीं हो सका सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने मैंडेट से बढ़कर जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं उनको उन्होंने ख़त भी लिखा और ये कहा कि इनका हलफ कराएं, क्योंकि आइन ये कहता है कि इन मेंबरान के नोटिफिकेशंस के बाद हलफ होना ज़रूरी है। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, उन्होंने भी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को बाबर सलीम सवाती को ख़त लिखा और ये कहा कि इन मेंबरान का ओथ लिया जाए। तो उनका जवाब आया है कि असम्बली का इजलास बुलाना और हलफ के हवाले से इकदाम करना मेरे इख्तियार में नहीं है। अच्छा। ये जो सूबाई वजारत है पार्लिमानी अमूर की, वो पहले ख़त लिखेगी, असम्बली कन्वीन करने के लिए चीफ मिनिस्टर करेंगे और उसके बाद जो गवर्नर होते हैं वो अगर फिर समन करते हैं सूबाई असम्बली का इजलास तो फिर जाकर इजलास बुलाया जा सकता है। लिहाजा जो इनकार हो गया है कि वो हलफ नहीं ले रहे। अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून के और जो बाकी करने के बीच में क्या रमज़ आ रही हैं, क्यों समन नहीं किया जा रहा है?
जाहिर सी बात है, इजलास अगर समन होगा तो उन मेंबरान ने ओथ लेना है, और मेंबरान ओथ लेंगे तो फिर अपोजिशन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उससे जो सेनेट की सीटें हैं उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ जाएगा और अपोजिशन को 1 से 2 नशिस्तें ज़्यादा मिलने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। तो अब हुकूमत, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो ये कह रही है कि अभी हम इजलास नहीं बुला रहे। तो दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग स्टोरी और डिवेल्प हुई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के अराकीन असम्बली जो है मखसूस नशिस्तों में जो बहाल हुए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। अच्छा। और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन कमीशन ख़त लिखे और ये कहे कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर हलफ नहीं ले रहे और इजलास नहीं बुला रहे, तो पेशावर हाई कोर्ट किसी को नॉमिनेट कर दे, किसी जज को नामजद कर दे या फिर किसी और ओहदेदार को नामजद कर दे और वो जाकर इन मेंबरान का हलफ ले ताकि फिर वो अराकीन बहाल हो सकें। और अब इसी सिलसिले के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर को 7 दिन की मोहलत दी है और ये हिदायत दी हैं कि इन मेंबरान का ओथ लिया जाए ताकि असम्बली फंक्शनल हो सके और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात 21 जुलाई को कराए जा सकें। अच्छा फ़हीम, ये जिस तरह से सीटों की अब डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसके बाद आप क्या देखते हैं, अगर इजलास समन हो जाता है, ओथ ले लिया जाता है, तो पार्टी की क्या पोजीशन होगी? हर पार्टी की किस तरह की पोजीशन को देख रहे हैं आप? किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर 2-3 चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। हमें हमेशा जब भी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग की गुफ्त शनीद आती है, मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होता है, सियासी जमातें एतराज़ात करते हुए भी दिखा देती हैं। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा किस्म की सूरत हाल पैदा होने का इम्कान है। उसकी वजह पार्टी पोजीशन है, क्योंकि आम इंतखाबात 2024 के बाद तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे वो आज़ाद थे। बाद में उन्होंने SIC यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर किया जाता है। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बुनियादी तौर पर 145 अराकीन के ऊपर मुश्तमिल है। वहाँ पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन होना है। 7 सीटें जनरल हैं, 2 नशिस्तें टेक्नोक्रेट्स की हैं और 2 नशिस्तें ख़वातीन की हैं। अब अगर हम थोड़ा सा फार्मूला देखें, क्योंकि ये प्रायोरिटी वाइज या तरजीही बुनियादों के ऊपर ये नंबर या वोट दिए जाते हैं कि जो मेंबर्स होंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, वो तरजीही नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये वो लगाएंगे कि ये जो उम्मीदवार हैं ये मेरी तरजीह के मुताबिक नंबर 1 है। और जिनको तरजीही वोट ज़्यादा मिल जाते हैं तो फिर वो सेनेटर मुंतखब होता है। लेकिन इसका आम सा फार्मूला ताकि हमारे नाजरीन को समझ भी आ जाए तो वो ये है कि एक जनरल सीट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेनेटर मुंतखब होने के लिए 20.71 वोट हासिल करने पड़ेंगे, फिर जाकर एक सेनेटर जो है वो जनरल सीट के ऊपर बन जाएगा। और 20.71 अगर हम पार्टी पोजीशन में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ जो 35 इंडिपेंडेंट्स हैं उनको मिलाएं तो वो 93 की तादाद बनती है, जो बासानी 4 जनरल सीटें हासिल कर सकती है। और अगर हम दूसरी तरफ अपोजिशन को देखें तो उनकी तादाद 52 है। लेकिन इतलात ये हैं जो चीज़ें सामने आ रही हैं, चंद दिन पहले मौलाना फजल रहमान से भी मुस्लिम लीग नून की एक डेलीगेशन ने मुलाकात की, तो अभी तक जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के हवाले से कोशिशें ज़रूर कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिली। अगर अपोजिशन इत्तेहाद जो कि 52 उनकी तादाद है वो सारे मुतफ़िका उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो फिर वो 3 जनरल की नशिस्तें एक बिल्कुल माइनर से मार्जिन से जीत जाएंगे। 2 सीटें तो उनकी कंफर्म हो जाएंगी और एक जो सीट होगी तीसरी जनरल सीट की वो माइनर होगी और उसका पॉइंट 36 या 38 से वो तीसरी नशिस्त भी हासिल कर लेंगे। जिस तरह से फ़हीम ओथ ही नहीं लिया जा रहा है, नहीं लिया जाता, आपने कहा कि आईनी और कानूनी जंग जो है वो छिड़ जाएगी, कितनी प्रोलॉन्ग हो सकती है ये जंग? देखिए, पहले भी जो आईनी और कानूनी जंग है तकरीबन 15 माह तक चली है, क्योंकि 15 माह तक सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये इन नशिस्तों की कोई नुमाइंदगी नहीं हो सकी। मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चला, फिर सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच तक ये मामला गया। और अगर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया हुआ है फिल वक्त के JUI को जो आपने 2 इजाफी नशिस्तें दी हैं मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त के ऊपर, आप इन सब को दोबारा सुने और फिर फैसला करें। तो इलेक्शन कमीशन ने अगले हफ्ते इस सारे प्रोसेस को सुनना है और इसके ऊपर फैसला करना है। और अगर इसी दौरान फिर इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया जाता है किसी और फरीक की तरफ से तो फिर ताख़ीर हो सकती है। और इसी बीच में ही आपको पता है हलफ वाला मामला भी फंसा हुआ है और हलफ वाली
चीज़ भी पैदा नहीं हो पा रही, तो अगर हलफ नहीं होता तब भी जो है वो एक कानूनी जंग छिड़ेगी और ये मज़ीद कम अज़ कम 1 से 1.5 महीने तक चलती है, दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का कह दिया गया है। अब ये वक्त बताएगा कि आया ये इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताएंगे कि कराची के इलाके लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के बाद और उसके साथ 27 अफराद की हलाकत के बाद SBCA अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया है और कराची में नाकिस मटीरियल से तामीर की गई कसीरुल मंजिला इमारतें शहरियों की जानो माल के लिए ख़तरा बनी हुई हैं, जबकि बोसीदा इमारतों पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मिली भगत से इजाफी मंजिलों की तामीरात की वजह से इमारतें गिरने के वाक़यात आए रोज़ रोनमा हो रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ हैं नुमाइंदा फ़रीद आलम। फ़रीद आलम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये 5 मंजिला इमारत क्यों और कैसे गिरी? जिस इमारत की आप बात कर रही हैं, तो लियारी की ये इमारत है, 5 मंजिला इमारत थी। इसके ऊपर एक पेंट हाउस बना हुआ था। इसके गिरने की 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि ये इमारत जब बनाई गई थी ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर थी, यानी कि 3 मंजिलें थी इसकी। लेकिन बाद में इसके ऊपर जो इसका मालिक था उसने 2 मंजिलें और एक छत के ऊपर पेंट हाउस भी बना लिया। 2022 में मानसून के दौरान जब SBCA की टेक्निकल टीम ने शहर में मखदूश इमारतों का दौरा किया और उनका मुआयना किया, तो उसी दौरान 2022 में SBCA की टीम ने लियारी के इलाके में भी मुख्तलिफ इमारतों का मुआयना किया था। उन इमारतों में ये हादसे का शिकार होने वाली इमारत भी शामिल थी। 2022 में टेक्निकल कमेटी ने जब इस इमारत का मुआयना किया, मुआयना करने के बाद टेक्निकल कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी। उस लेटर में ये लिखा था कि इमारत का तीसरी मंजिल है वो बिल्कुल रहश के काबिल नहीं है, मखदूश हो चुकी है। इस तीसरी मंजिल को मनदम कर देना चाहिए और जो दूसरी मंजिल है उसको किसी मुस्तनद आर्किटेक्ट से इसका मुआयना कराने के बाद इसकी मरम्मत कर ली जाए। लेकिन ये इमारत 2-3 मंजिला तो थी नहीं, क्योंकि SBCA के रिकॉर्ड में ये इमारत 3 मंजिल जाहिर की जा रही थी। 2022 के लेटर में तीसरी मंजिल का जिक्र किया गया था, दूसरी मंजिल का जिक्र किया गया था, लेकिन उसमें चौथी, 5वीं और पेंट हाउस का जिक्र ही नहीं था। तो ये इमारत इससे साबित होता है कि ये इमारत 2022 तक जो थी वो 3 मंजिला थी। 2022 के बाद ये मिली भगत करके SBCA के साथ मजीद इस पे 2 फ्लोर बनाए गए। 2 फ्लोर बनाने के बाद इस पे पेंट हाउस बनाया गया। इमारत क्योंकि मखदूश थी, इसकी देखभाल नहीं की जाती थी, जिसकी वजह से इस इमारत की जो बुनियादें थी वजन उठाने का आहिस्ता वो वजन उठाने में नाकाम होती चली जा रही थी। क्योंकि जो भी इमारत बनाई जाती, जब उसका आर्किटेक्ट इमारत डिज़ाइन करता है तो उसके वजन के हिसाब से, उसके फ्लोर के हिसाब से उसकी प्लिंथ को बनाया जाता है कि इसकी प्लिंथ कितनी मंजिलों का बोझ उठा सकती है। फिर मंजिलें नहीं होती, उसके साथ जो जब मंजिलें तामीर होती है तो उसके अंदर फ्लैट बनाए जाते हैं, अपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो उसमें सामान भी आता है, इंसान भी आता है। उन सब के वजन को कैलकुलेट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर जो इंजीनियर होता है वो बुनियाद बनाता है। लेकिन 3 मंजिल की जो स्टोरी थी उसके ऊपर 2 मंजिलें और एक पेंट हाउस बनाया गया, तो जिसकी वजह से अब इसकी इमारतें रफ्ता इसकी जो बुनियाद थी, जो पिलर्स थे, वो इसका वजन उठाने में नाकाम होते चले जा रहे थे। गुज़िश्ता दिनों भी यही वाक़या हुआ। ये इमारत काफ़ी दिनों से मखदूश करार दे दी गई थी, लेकिन SBCA का कहना यह है कि उन्होंने इस इमारत को नोटिस जारी किया था। मकीन जो है उसके वो कहते हैं कि हमें ये लेटर जारी नहीं किया गया। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं SBCA की जानिब से जो मज़कूरा इमारत को गिरने के बाद लेटर सामने लाया गया, वो लेटर तो इस इमारत का था नहीं। फरीद, जिस तरह से आपने हमें बताया कि SBCA की मिली भगत से पहले गैर कानूनी फ्लोर्स बनाए गए, उसके बाद SBCA की जानिब से ही उन्हें नोटिस भी इशू किया गया कि ये इमारत खतरनाक है, इसको खाली कर दें। अगर नोटिस भी इशू कर दिया गया था तो फिर इस इमारत को खाली क्यों नहीं करवाया गया? जी देखिए, जो आपने नोटिस की बात की है, सबसे बड़ी बात वो नोटिस का देना ही बड़ा मशकूक हो चुका है, क्योंकि SBCA की जानिब से इमारत गिरने के बाद वो नोटिस सामने लाया गया कि हमने इस इमारत को नोटिस जारी कर दिया था। लेकिन जब ज़िला इंतज़ामिया वहाँ पर पहुंची, ज़िला इंतज़ामिया ने इसकी तहकीक की, तो पता ये चला कि जो नोटिस SBCA की जानिब से दिखाया जा रहा है वो नोटिस इस प्लाट का है ही नहीं। और ये बात खुद वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने भी तस्लीम की है कि SBCA ने जो नोटिस जारी किया उस पर प्लाट नंबर गलत था, हमें प्लाट नंबर गलत बताया गया। वहाँ के जो मकीन है, जो जिंदा बच गए, जो उनके रिश्तेदारों से हमारी जब बात हुई थी, उनका भी कहना ये था हमें कोई नोटिस मिला ही नहीं, तो हम ये फ्लैट क्यों खाली करते। देखें, SBCA का ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो
जब इमारत बने तो उसका मुकम्मल उसकी निगरानी रखे। इमारत के मुकम्मल होने के बाद SBCA की जानिब से एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि अगर किसी ने 2 फ्लोर की अपनी नक्शा मंजूर करवाया तो उसने 2 स्टोरी बनाने के बाद वो SBCA को एक दरख्वास्त देता है कि मैंने अपना नक्शे के मुताबिक अपनी इमारत तामीर कर ली, लिहाजा मुझे कंप्लीशन तकमील का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। ऐसा कराची में नहीं हो रहा। SBCA की मिली भगत से शहर के जो रिहायशी प्लॉट्स हैं, छोटे प्लाट हैं, 40 गज के, 60 गज के, 80 गज के, 90 गज के, 100 गज के, इन प्लाटों के ऊपर भी कसीरुल मंजिला इमारतें बनवाई जा रही हैं जो आए रोज हादसात का सबब बनती हैं। सबसे बिल्कुल ऐसे ही है फरीद, अगर देखा जाए तो सिचुएशन काफी अलार्मिंग है, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर फ्लोर्स भी बन रहे हैं और फिर वो काफी अरसा पुरानी भी होती जा रही हैं, मखदूश होती जा रही हैं, खतरनाक होती जा रही हैं। उसके बावजूद भी आपने जिस तरह से हमें कहा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी हमने नोटिस डिलीवर कर दिया था, दूसरी जानिब इमारत के मुकीन जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी किस्म का कोई नोटिस मिला ही नहीं है। तो कोई नोटिस ही डिलीवर किसी की जानिब से नहीं किया गया कि इमारत की ये हालत हो रही है, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं गया उस तरफ। जी 2022 में इसका सर्वे तो किया गया, लेकिन सर्वे करने के बाद अब ये जो नोटिस का मामला आ गया, ये नोटिस का मामला बड़ा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि SBCA इस बात पे मुज़िर है कि हमने नोटिस जारी किया है। ज़िला इंतजामिया कहती है SBCA ने जो नोटिस जारी किया वो उस पे प्लाट नंबर ही गलत है, वो तो दूसरी बिल्डिंग का प्लॉट है। वज़ीर बल्दियात भी ये कहते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया उस पर एड्रेस गलत डाला गया और हमें भी गलत बताया गया। तो देखें, लियारी ज़िला जुनूबी के अंदर वाक़, ज़िला जुनूबी कराची का अहम तिजारती और रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बड़ी वैल्यू है मकानों की। ये जब क़याम पाकिस्तान बनने से पहले की ये आबादी है लियारी की, 1725 में ये आबाद हुआ था। ये इलाका प्योर रिहायशी इलाका था। जब पाकिस्तान बनाए कराची के अंदर ये लियारी का इलाका जब शामिल हुआ है तो ये प्योर रिहायशी इलाका था। यहाँ पर कदीम तहजीब के लोग रहते थे और जो आज भी रहते हैं, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला गया, दौर मॉडर्न माशरा बनता चला गया, उस और मकानों की ज़रूरतें बढ़ती रही, क्योंकि वो जो इलाका है वो ख़ानदानी, मतलब एक पस मंज़र में रहने वाले लोग हैं, बरादरी सिस्टम वाले लोग हैं, तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इलाकों में ही रहें। तो वहाँ पर जब आबादी बढ़ी तो मकानों की ज़रूरत बढ़ी। जब मकानों की ज़रूरत बढ़ी तो उस वक्त मौका परस्त जो अफसरान थे SBCA के और मौका परस्त जो ठेकेदार थे, जो कुछ मौका परस्त बिल्डर थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया वहाँ के। अब आप देखेंगे एक अभी चंद रोज़ पहले ही हमने एक इमारत ऐसी जाके ढूंढी जो सिर्फ 35 से 40 गज पे बनी हुई थी, उस पर 7 मंजिलें खड़ी कर दी गई थी। यानी कि 35 मंजिला जो 35 गज का प्लॉट होता है उसके ऊपर बामुश्किल पहली मंजिल की बनाई जाती है। उस मंजिल 35 गज के प्लाट पे, 40 गज के प्लाट पे ठेकेदार ने SBCA के साथ मिलकर 7 मंजिलें खड़ी कर दी। अब वो इमारत सामने की तरफ झुक चुकी है, क्योंकि वो वेट ही नहीं उठा पा रही, पीछे उसकी कोई इमारत नहीं है। अकेली 40 गज की प्लॉट के ऊपर 7 मंजिला इमारत, अभी उसको भी खाली करा लिया गया। इसके साथ साथ जिला जुनूबी में 500 से 570 के करीब मखदूश इमारतें, जिसमें 122 इंतहाई मशकूक इमारतें, जबकि 51 ऐसी इमारतें हैं। लियारी हुआ है, इसके बाद कोई रीसेंट सर्वे करवाया गया है या इससे प्रीवियस कोई ऐसा सर्वे सामने आया है जो करवाया गया हो मखदूश इमारतों के हवाले से? कितनी इमारतें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पूरे शहर में मानसून के दौरान सर्वे किया जाता है मखदूश इमारतों का, और ये प्रैक्टिस हर साल की जाती है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सालों में सर्वे होते रहे। इस वक्त भी मानसून से पहले एक सर्वे किया गया था। सर्वे करने के बाद लिस्ट जारी की थी कि 456 इमारतें शहर में मखदूश हैं। सबसे ज़्यादा लियारी में बताई गई थी, लेकिन उसके साथ साथ जब ये इमारत गिरी उसके बाद एक और सर्वे किया गया। सर्वे में ये बात सामने आई कि ज़िला जुनूबी में 122 इमारतें मखदूश हैं और 51 ऐसी इमारतें जो इंतहाई मखदूश हैं, जो किसी वक्त भी ज़मी बोस हो सकती है। तो इसलिए उनको मकीनों से खाली करा के इनको इमारतों को मनज़म किया जाए। देखें, लोग खाली नहीं करते, सबसे बड़ा मसला ये लोग खाली नहीं करते। 456 के करीब आपने हमें तादाद बताई है फरीद, इनमें से अब तक कितनी इमारतों को नोटिस जारी करके उन इमारतों को खाली करवाया गया है? देखिए, SBCA की जानिब से तो कहा जाता है कि हमने 570 को नोटिस दे दिए, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आधी भी इमारतें नहीं होंगी जिनको नोटिस दिया गया। बामुश्किल उन इमारतों को नोटिस दिया गया है जो बहुत ज़्यादा मखदूश हो चुकी हैं, या वो इमारतें जो मीडिया में हाईलाइट हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी इमारतें जो ज़िला इंतज़ामिया ने पकड़ी हैं जाके कि ये इमारतें तो इंतहाई मखदूश हैं, क्यों नहीं खाली कराया गया। अभी इमारत गिरने के बाद से कुछ हरकत आई है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के खिलाफ
खिलाफ गहरा भी तंग किया गया, हकायक छुपाने के इल्ज़ाम में और गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में 14 के करीब अफसरान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक इदारे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी हैं, इसमें सीनियर डायरेक्टर्स भी शामिल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल हैं। इस इमारत को गिरने के बाद पूरी सूबाई मशीनरी हरकत में आई और शहर भर में सर्वे किया जा रहा है कि कितनी मखदूश इमारतें हैं, क्योंकि देखें अगर हम मखदूश इमारतों की बात करेंगे गिरने की तो 7 साल के दौरान 6 बड़े वाकयात हो चुके हैं कराची में इमारतें गिरने में, जिसमें 2020 में 3 इमारतें गिरी, फिर 2021 में एक इमारत गिरी, फिर अभी जो 2025 4 जुलाई 2025 को एक इमारत गिरी है, इसके अंदर भी 27 लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो कराची जो है इस वक्त जानलेवा इमारतों के जंगल में बना हुआ है, जिसमें हजारों शहरियों की जानो माल दांव पे लगे। जिस तरह से आपने हमें बताया कि हर मॉनसून जब उसका आगाज़ होने वाला होता है उससे पहले एक सर्वे करवाया जाता है और ये प्रैक्टिस हर साल की जाती है। अगर हर साल ये प्रैक्टिस की जाती है और मखदूश इमारतें भी सामने आती हैं, उसके बावजूद ये गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं रोकी जाती हैं, क्यों कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं? जी बिल्कुल, सारी चीज़ें जो है सर्वे भी किया जाता है, मखदूश इमारतों के मकीनों से खाली कराने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन गैर कानूनी तामीरात से इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पे पैसा आता है कि उस पैसे की चमक की खातिर इन गैर कानूनी इमारतों को ख़त्म नहीं किया जाता, ना इनकी तामीरात रोकी जाती है। लियारी हो गया, सला जुनूबी के जो मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात की जाती है, वहाँ पर प्लॉट के हिसाब से फ़ी फ्लोर 2 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये रिश्वत वसूल की जाती है गैर कानूनी इमारत बनाने वाले मालिक से, कि जितनी उसकी मंजिलें फी मंजिल के हिसाब से 2 लाख रुपए से लेके कहीं 2 लाख है, कहीं 4 लाख है, कहीं 7 लाख है, कहीं 10 लाख है, कहीं 15 लाख है। शहर भर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक सिस्टम बना दिया गया है कि शहर के जैसे जिला सेंट्रल में अगर गुलशन अजीजाबाद में कोई इमारत बन रही है तो वहाँ पर 5 लाख रुपए फी फ्लोर लिए जाते हैं, मलिर में कोई इमारत बन रही है तो 2 लाख रुपए लिए जाते हैं, गुलशन इकबाल में कोई इमारत बन रही है तो 10 लाख रुपए लिए जाते हैं, जमशेद टाउन में नर्सरी में PECH सोसाइटी में कोई इमारत बन रही है तो वहाँ पर 20-20 लाख रुपए फी फ्लोर रिश्वत ली जाती है। अच्छा, खतरनाक तरीन बात यह है कि अगर कोई रेगुलर बिल्डर आम आवाम की जिंदगी एट रिस्क आ जाए, लेकिन अपनी जेबें भरनी चाहिए, जहां से जितना पैसा आता है वो बटोर लेना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त SBC अफसरान की माली पोजीशन की बात करें तो इनका जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर होगा वो भी करोड़पति होगा। ये जिन गाड़ियों में दफ्तर आते हैं वो गाड़ियां देख के लोग हैरान रह जाएंगे, इतनी महंगी गाड़ियां, जबकि वो जो अफसर उस गाड़ी में आता है वो बामुश्किल 12, 13 और 16, 17 ग्रेड का वो अफसर होता है, जिसकी उतनी पूरी जिंदगी भी अगर वो तनख्वाह जमा कर ले अपनी तो वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो मुश्किल से 11 ग्रेड का होता है वो 1-1 करोड़ की गाड़ी में आता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकती है कि गैर कानूनी तामीरात में कितना पैसा, और ये पूरा एक तरीकेकार जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर एक सिस्टम चलाता है। सिस्टम के ही कहने पे अफसर लगाया जाता है, सिस्टम के कहने पे डायरेक्टर लगाया जाता है, सिस्टम के कहने पे अफसर का तबादला किया जाता है। सिस्टम ही जो इलाका वाइज जो पैसे हैं गैर कानूनी तामीरात के, सिस्टम के तहत ये लोग आ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि जब पता चल जाता है कि नाकिस तामीर हुई है तो किसी बिल्डर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई जा सकी? क्या उनके पास इतने भी इख्तियारात नहीं है? जी देखें, इख्तियारात तो सारे हैं, लेकिन कार्रवाई तो उसी वक्त की जा सकती है कि अगर उन्होंने वहाँ पर उस ठेकेदार से पैसे ना लिए हों। देखिए, बिल्डिंग बनाने के कुछ कवानीन है, कुछ बायलात है। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ पर आर्किटेक्ट इंजीनियर उसका नक्शा बनाता है, जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसकी तामीर के वक्त वहाँ पर खड़ा होता है, डिज़ाइन इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। जब ये गैर कानूनी इमारतें बनाई जाती तो इन सब का करता धरता एक वाहिद आदमी वही ठेकेदार होता है जो बिल्डिंग बना रहा होता है, वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वही स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है, वही आर्किटेक्ट होता है, वही ये बिल्डिंगें बना रहा होता है। SBC कोई वहाँ पर कभी कदम नहीं रखती। SBC उसी वक्त आती है जब वहाँ से उनको उससे पैसे लेना होते हैं। फ्लोर जिस वक्त छत पड़ रही होती है, ग्राउंड फ्लोर की प्लिंथ पड़ रही होती है, उस वक्त पैसे लेने आते हैं। जब छत पड़ रही होती है जब पैसे लेने आते हैं, या जो ठेकेदार उनको पैसे नहीं देता तो उसकी इमारत तोड़ने आते हैं। मखदूश इमारत के बारे में भी मैं आपको बताऊं कि लियारी जो जिला साउथ का इलाका है, बड़ा महंगा इलाका है। यहाँ पर एक फ्लैट जो छोटा 40 गज का फ्लैट है 60-65 लाख रुपए का मिलता है, और जो अक्सरियती आबादी है पुरानी बिल्डिंगों में वो रहती है पगड़ी के ऊपर किराए पे। यानी कि पगड़ी का सिस्टम ये होता है कि मेरा मकान है, मैंने किसी से 10 लाख रुपए ले लिया और उसको 2-3 हज़ार रुपए किराए पे दे दिया। अब वो मकान जो है वो किसी को 11 लाख में भी बेच सकता है, 20 लाख में भी पगड़ी उसको आगे बेच सकता है। लेकिन अब जो खराब इमारतें तो SBC के साथ मिलके ये जो बिल्डिंग के मालिकाने एक गेम ये भी करते हैं कि जिन्होंने 30-30 साल पहले पगड़ी पे दी थी अपनी इमारत को जानबूझ के मखदूश करार दिलवा देते हैं।
मखदूश करार दिलवा के अच्छा। SBCA की टीम वहां पर जाती है, बोलती है हम इस इमारत को मसमार करेंगे ताकि मकीन ये इमारत खाली कर दे। उनको 2-2 लाख रुपए देता है और उनसे इमारत खाली करा के इमारत तोड़ के दोबारा नए सिरे से बनाता है और 80 लाख 90 लाख रुपए का फ्लैट बेच के फिर वो 1-2 करोड़ रुपए फिर मजीद कमा लेता है। तो इस वजह से भी लोग परेशान होते हैं कि ऐसा तो नहीं। एक शॉर्ट आंसर मुझे दे दीजिए, अब चूंकि इतना अफसोसनाक सानहा रोनमा हो चुका है, ये सानहा पेश आ चुका है, तो उसके बाद अब भी कोई इक़दामात किए जा रहे हैं, कोई कार्रवाइयां की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं? जी बिल्कुल, जब ये इमारत गिरी उसके 3 दिन के उसके फौरी बाद से हुकूमत सिंध की जानिब से जब अवामी दबाव बढ़ा, मीडिया की जानिब से दबाव बढ़ा, तो हुकूमत सिंध ने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस इंक्वायरी की तहकीकात की जाए। तो वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने एक 5 रुकनी कमेटी कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम की और उसने तहकीकात शुरू कर दी। उसके तहकीकात के नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ SBCA के दफ्तर में छापा पड़ा। छापा उस वक्त मारा गया जब डायरेक्टर जनरल SBCA वहाँ पर अफसरान के साथ मीटिंग में मसरूफ थे। इस दौरान ही वहाँ पर तहकीकाती इदारा पुलिस के साथ वहां पर पहुंचा और उन्होंने गिन के वहां से नाम लेके उन 9 अफसरान को गिरफ्तार किया। बाद में कुछ अफसरान को गिरफ्तार किया गया। कुल 14 ठीक है फरीद, अच्छी बात है कि अब कार्रवाइयां की जा रही हैं। अफसोस की बात यहाँ पर यही है कि हमें होश तब क्यों आता है जब कोई हादसा रोनमा हो जाता है, जब कोई सानहा रोनमा हो जाता है। ये काम पहले क्यों नहीं किया जाता ताकि इस तरह के सानहात से बचा जा सके। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे महकमा लाइव स्टॉक की। तो महकमा लाइव स्टॉक में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। महकमे के पास दर्जनों गाड़ियाँ मौजूद हैं। तकरीबन 1 साल कबल एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें यह बताया गया कि महकमे के पास कितनी गाड़ियाँ मौजूद हैं और उन गाड़ियों में से भी दर्जनों गाड़ियाँ गायब बताई गई हैं। आपको बताएं कि इसी तरह मवेशियों के लिए अद्वियात भी खरीदी गई और उसकी खरीदारी में भी बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियाँ की गईं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ बंगी से। मुमताज़, सबसे पहले तो हमें गाड़ियों के मामले के हवाले से बताएं, मवेशियों के मामले के बारे में जो है हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया फरजाना। दरअसल लाइव स्टॉक एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ज़ाहिर है हम ज़राअत को तरक्की देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, लेकिन यहाँ पे सिलसिला जो है वो उल्टा चल रहा है। एक तो यह है कि हुकूमत की जानिब से भी महकमा लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये ऐसे डिपार्टमेंट है कि उनको हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन यहाँ जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं तो ये नज़रअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि ये इनकी गफलत है कि एक एक इनकी स्टोरी से इनकी गफलत झलकती है। मिसाल के तौर पर आपने गाड़ियों की बात की। महकमा लाइव स्टॉक जो है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिन्होंने एक लिस्ट पिछले साल एक तैयार की थी और उसमें ये बताया गया था कि इनके पास 97 के करीब गाड़ियां हैं। बाद में जब उनसे ये पूछा गया कि इनके पास तो कई एक प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं तो उन्होंने प्रोजेक्ट की गाड़ियां भी उसमें शामिल की, लेकिन उसके बावजूद जो लिस्ट उनकी मुरतब हुई उसको एक्साइज डिपार्टमेंट के लिस्ट से जब उसको कंपेयर किया गया तो पता चला कि 80 ऐसी गाड़ियां हैं कि जिसका उस लिस्ट में जिक्र ही नहीं है। यानी किसी को ये तक नहीं मालूम कि ये 80 गाड़ियां हैं कहाँ। अब 80 गाड़ियां कोई 1 दर्जन के करीब नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 80 गाड़ियां एक डिपार्टमेंट में और उनको ये नहीं मालूम कि ये कहाँ पे हैं, किसके पास हैं, कौन चला रहा है, ये किस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये कोई इसकी इनके पास वो नहीं था। और इन गाड़ियों में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी थी। मिसाल के तौर पे एक सुजुकी बुलान था, इसमें 10 जो हैं वो वैगनार थे और 9 जो हैं वो टोयोटा IS थे, एक GLI गाड़ी थी और 59 ऐसी गाड़ियाँ थी जो मुख्तलिफ दूसरी कंपनियों की थी और मेक की थी। तो वो सब की सब गाड़ियाँ जो हैं उनका कोई जो सुराग है वो नहीं मिल सका। बार बार लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से भी कहा गया है कि ये जितनी गाड़ियां गायब हैं वो जिसके इस्तेमाल में है उसकी तफसील दी जाए, लेकिन ताहाल उसकी तफसील मुयसर नहीं आ सकी है। तो क्या वजह है कि वो तफसील क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि जाहिर है जब गाड़ियां आती हैं तो उसकी पूरी डिटेल होती है। जी बिल्कुल, इन गाड़ियों की मुकम्मल तौर पर डिटेल भी मौजूद है। एक्साइज के पास ये रजिस्टर्ड भी हैं और ये DG लाइव स्टॉक के नाम पर ये रजिस्टर्ड की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद डिपार्टमेंट के पास जो लिस्ट में जिसका इंदराज है वो नहीं है और उनको ये मालूम नहीं है कि ये गाड़ियाँ कहाँ हैं। बाकायदा तौर पे ऑडिट वालों ने भी इस पर एतराज़ किया था, लेकिन ताहाल 1 साल गुजरने के बावजूद इन गाड़ियों का कुछ पता नहीं चला। ये ज़ाहिर है एक अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल होंगी जो ये लिस्ट में
ये बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर लिस्ट में एक दफ़ा आ जाए तो किस तरह से पता चलेगा मुमताज़? मतलब दर्जनों से भी ज़्यादा गाड़ियां हैं, तो फिर किस तरह से पता चलेगा और किस तरह से गाड़ियां महकमे को वापस मिलेंगी? यही तो एक बात है कि जब ऑडिट वालों ने इन पर एतराज़ लगाया तो उनको ये कहा कि आप इन गाड़ियों की तफसील दें। वो तफसील जब नहीं दी तो फिर जो कमेटी की मीटिंग है वो बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल इस सिलसिले में वो इजलास ही नहीं बुलाया जा सका। तो जाहिर है फिर कैसे पता चलेगा कि ये 80 गाड़ियाँ जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये मुकम्मल तौर पर गायब हैं या किसी के इस्तेमाल में हैं। तो ये ऐसी बेकायदगियाँ हैं कि जब तक हुकूमत की जानिब से उनको प्रेशराइज़ नहीं किया जाता कि इनकी निशानदेही करें और फौरी तौर पर उनको इस सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया जाता, तब तक ये मसला इस तरह से लटका रहेगा। और ये भी लाइव स्टॉक भी मतलब बाज़ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं, लेकिन थोड़ी 2-3 गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जिनका इसलिए पता नहीं चलता कि वो एक अफसर के ज़ेर इस्तेमाल 3-3, 4-4 गाड़ियां होती हैं। लेकिन यहाँ तो किसी एक गाड़ी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो 80 गाड़ियों की बात हो रही है जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, किस अफसर के ज़ेर इस्तेमाल है। फंड्स किस तरह से इशू कर दिए जाते हैं जब उनका कोई अता पता ही नहीं है कि चीज आई भी है या नहीं आई है? यही तो मैं बात करने लगा हूँ कि इसमें ऐसी डिस्पेंसरी है कि जो गैर फाल थी, और गैर फाल वो इसलिए थी कि उनके पास मेडिसिन ही नहीं थी। अच्छा। तो मेडिसिन की गैर मौजूदगी में वो गैर फाल हो गई थी वो डिस्पेंसरियाँ। तो उन डिस्पेंसरियों को भी शो किया गया कि इधर हमने ये मेडिसिन दी थी। और फिर दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने ये शफाफ बनाने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया है, और इस तरीक़ाकार के मुताबिक 2 मॉनिटरिंग अफसरान हैं और वो बाकायदा तौर पे विजिट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। तो उस मॉनिटरिंग के बाद वो रिकॉर्ड चेक करते हैं। लेकिन मुमताज़, ये तो आप हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन बता रहे हैं कि 2 अफसरान बाकायदा हायर किए गए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए। अगर अफसरान के होने के बाद भी ये सिचुएशन है तो अगर वो ना होते तो क्या सिचुएशन होती? फरजाना, वो अफसरान अगर ना होते तो शायद इनका जो तरीक़ाकार था ज़रा कदरे शफाफ होता। अब मॉनिटरिंग अफसरान मौजूद हो, विजिट ही ना करें, और वो फिर उन डिस्पेंसरियों की निशानदेही भी ना करें कि जहाँ पे ये बेकायदगियाँ हो रही है, जहाँ पे मेडिसिन पहुँचे ही नहीं है या जो नॉन ऑपरेशनल हैं, गैर फ़ाल हैं। अगर वो इन डिस्पेंसरियों की निशानदेही नहीं करते तो ऐसे मॉनिटरिंग अफसरान को तो घर भेजना चाहिए। और फिर हुकूमत यह है कि इन डिस्पेंसरियों को चलाने के लिए हुकूमत ने 9 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए थे, और डीजी लाइव स्टॉक ने मतलब 9 करोड़ की बजाय 26 करोड़ रुपए इस बात पे खर्च किए कि उन्होंने मेडिसिन लेना है, और ये मेडिसिन 9 करोड़ की बजाय 26 करोड़ रुपए की मेडिसिन खरीदी गई। अच्छा। और फिर ये तमाम अद्वियात जो हैं एक ही वेंडर से खरीदी गई, जिसपे एक ही वेंडर से जो अद्वियात खरीदी गई उसकी मलियत तकरीबन 18 करोड़ और 83 लाख रुपए बनती है। और तो फिर इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है कि आपने अद्वियात अगर खरीदनी है तो एक ही वेंडर से आप खरीद सकते हैं या फिर आपको मुख्तलिफ वेंडर से खरीदनी पड़ेंगी? कोई ऐसा कानून मौजूद है? बिल्कुल, बाकायदा तौर पे केपरा का एक तरीक़ाकार है, और उस पर यह है कि बाकायदा तौर पे आप इसके जो टेंडर है वो मंगवाएंगे, और जो सबसे सस्ती वेंडर्स हों मुख्तलिफ भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक और चीज़ मैं बताने लगा हूँ वो ये है कि बटग्राम, कोहिस्तान, शांगला और तुरगर, यहाँ ये तमाम जो हैं ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं ये जो मवेशियाँ हैं और या ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो पालते हैं दूध के लिए या गोश्त के लिए, तो ये इन पे निसार करते हैं। यहाँ की 20 डिस्पेंसरियाँ ऐसी हैं कि जिनको एक अद्वियात का एक ज़रा उनको नहीं दिया गया। अच्छा। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पे पहुँचे हैं उनको ख़ुद भी पता नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये वो डिस्पेंसरियाँ कि जिसमें कि जो गैर फ़ाल हो गई थी, और यहाँ मुलाजमीन भी मौजूद है, वो तनख्वाहें भी लेते हैं, इन बिल्डिंग्स के किराए भी अदा किए जाते हैं, और सालाना इससे तकरीबन 3 करोड़ 74 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट पे ज़ाया हुए। अब ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फ़ायदा कि जिसका न किसान को फ़ायदा हो रहा हो और ना ही मतलब ये जो प्रोजेक्ट के जो हुकूमत के जो मतलूबा मकासद है न वो हासिल हो रहे हों।
तो हैरत की बात तो मुमताज यहाँ पर यही है ना कि अद्वियात खरीदी भी जा रही हैं, लेकिन उन डिस्पेंसरियों के नाम पर जो गैर फाल हैं और वो अद्वियात किसी को मिल भी नहीं रही हैं, तो आखिर ये खुर्द-बुर्द हो कहाँ रही है? अच्छा, ये खुर्द-बुर्द होती है, इसके लिए अजीब सी तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं। अच्छा। कभी जो है एक वेंडर से खरीदे जाते हैं, और कभी एक ऐसी स्टोरी भी है कि इसमें 14 करोड़ 71 लाख की वैक्सीन जो है वो खरीदी गई। और अच्छा। ये वो वैक्सीन है कि यहाँ पेशावर में एक बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसको कहते हैं वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पेशावर ही में कायम किया गया है, अपनी लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं और ये वैक्सीन बनाते हैं। तो बजाय इसके कि डीजी लायोस्टॉक का जो ये प्रोजेक्ट है वो इस इंस्टीट्यूट से ये वैक्सीन खरीदे, ये वैक्सीन एक निजी सप्लायर से खरीदे गए। तकरीबन 14 करोड़ 71 लाख की ये वैक्सीन थे। और मजे की बात यह है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को भी यही मेडिसिन सप्लाई करता है। अच्छा। लेकिन इन्होंने ये वैक्सीन इनसे नहीं खरीदी, तो ये वैक्सीन इनको तकरीबन 8 करोड़ 84 लाख रुपए कम में पड़ सकती थी अगर ये सरकारी इंस्टीट्यूट से खरीदते। लेकिन इन्होंने इस पर भी वो नहीं किया, और बजाय इसके कि वो इंस्टीट्यूट से ये अद्वियात खरीदे, इन्होंने एक निजी सप्लायर से ये अद्वियात खरीदी, जिससे खजाने को तकरीबन 8 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। अब इसका जवाब कौन देगा? कोई मौजूद नहीं है, कोई पुछगछ नहीं है, किसी से कोई वो नहीं करता कि आखिर ये जो खजाने को नुकसान दे रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल, अगर अपने ही इंस्टीट्यूट से ली जाती तो उनको फायदा भी होता। आपने बताया कि रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है, लेकिन उसका ना होने के बराबर ही है। लेकिन मुमताज, देखा जाए तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स तो बनाते जा रहे हैं महकमा लाइव स्टॉक वाले, तो वो जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे क्या उनसे भी कोई फायदा हासिल हो सके या अभी तक नुकसान ही दे रहे हैं वो? नहीं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसके मतलूबा मकासद थे वो से हासिल नहीं हो सके हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स इसलिए थे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज हैं यहाँ पे जो काफ़ी आम है, वो हर इलाके की मुनासिबत से अलग अलग जो अमराज हैं उसका सदेबाब करना था। लेकिन जब गाड़ियाँ गायब हों, जब मेडिसिन डिस्पेंसरियों तक ना पहुँच सके, जब डिस्पेंसरियाँ ऑपरेशनली ना हों, जब मॉनिटरिंग अफसरान सोए हों, तो खाक उस प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नज़र आएगा। तो ज़ाहिर है ऐसे प्रोजेक्ट्स के नताइज जो हैं फिर वो हासिल नहीं होते, और इसका फिर वो फ़ायदा ये होता है कि 1 साल 2 साल वो प्रोजेक्ट तो चल जाते हैं, उस पर सरमाया तो खर्च कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसके वो जो मतलूबा नताइज है वो हासिल नहीं होते। इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जो लाइवस्टॉक में शुरू की गए और बग़ैर किसी नताइज के वो प्रोजेक्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए। उसका असर ये हुआ कि आज लाइवस्टॉक जो है उसको वहाँ की न तो रिसर्च में कोई ख़ास उनका कोई परफॉर्मेंस उनकी दिखाई देती है, और ना ही डिस्पेंसरियों में किसान को फ़ायदा मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो महकमे की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जिस तरह की सूरत हाल आपने हमें बता दी है, ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। ना वहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं, ना वहाँ पर अद्वियात मौजूद हैं, तो फिर किस तरह से सर्वाइव कर रहा है ये महकमा? असल में मसला ये होता है कि जो सिस्टम है, इनका सिस्टम अभी तक नहीं बन सका है। ये पुराने ज़माने के दफातर उसी तरह के कायम हैं। ये मॉनिटरिंग अफसरान तो लगा लेते हैं, प्रोजेक्ट तो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर मॉनिटरिंग अफसरान की मॉनिटरिंग कौन करेगा? असल बात तो ये है। यानी कि अब मॉनिटरिंग अफसरान के ऊपर भी मॉनिटरिंग अफसरान रखे जाएं, फिर ये मामला सही हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी आप सही कह रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये अक्सर औकात जो ये लाइव स्टॉक है या इस किस्म के एग्रीकल्चर या इस किस्म के दूसरे जो महकमे हैं, इनके लिए जो वज़ीर और मशीर भी मुकर्रर किए जाते हैं वो भी मतलब इतने तेज़ नहीं होते, उनकी इतनी इस्तेदाद नहीं होती कि वो अपने लोगों से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, या उनको 1 साल या 2 साल के अंदर कोई हदफ उनके लिए मुकर्रर करके दे कि आपने ये हासिल करना है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतनी करप्शन क्यों है? इतना फ्री हैंड लोगों को क्यों मिला हुआ है? क्यों कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ही यहाँ पर मौजूद नहीं है? और जिसको चेक एंड बैलेंस के लिए रखा जाता है वही करप्शन करने पे तुल जाता है। मसला तो यही है कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता तो ये लाइव स्टॉक का जो महकमा है इसके वो नताइज हासिल होते कि आज लाइव स्टॉक की जो प्रोडक्शन होती यहाँ पे डबल और ट्रिपल होती। खैबर पख्तूनख्वा से लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन से अच्छा इलाका और कौन सा हो सकता है? लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि इवन जो कुर्बानी के जानवर है वो दूसरे अजला से आते हैं, जो छोटे जानवर है वो अफगानिस्तान से आते हैं। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ गोश्त और दूध के लिए भी
कोई इस तरह की अपनी प्रोडक्शन ना हो, अपनी ज़रूरत पूरी ना कर सके, तो ऐसे डिपार्टमेंट का फिर फ़ायदा क्या है? ऐसे डिपार्टमेंट हालांकि को तो देखा जाए तो केपीके का जो मौसम है वो लाइव स्टॉक के लिए काफ़ी मौजू है, अच्छी खासी पैदावार उनकी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ही पूरा उलट पड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अच्छे मौके हैं। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि लाइव स्टॉक की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म के डेयरी फार्म कायम किए गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च के लिए फार्म मौजूद हैं जो ब्रीडिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पे ब्रीडिंग हो सकी, ना तो यहाँ पे जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इजाफे के लिए कोई इस तरह की रिसर्च उन्होंने मुकम्मल की है, और ना ही कोई मतलब ज़मींदार और किसान के फ़ायदे के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता कि कोई ये कहे कि फ़लाँ इलाके में लाइव स्टॉक की जानिब से जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उससे किसान को ये फ़ायदा पहुँचा। अब सूरत हाल ये है कि लाइव स्टॉक वाले सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए नौकरियाँ करते हैं, वो तनख्वाह लेते हैं और फिर इसी डिपार्टमेंट में रहते हुए वो पीएचडी और एमफिल कर लेते हैं और फिर यहीं से रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल मुमताज, देखा जाए तो केपीके में अजीब सी एक सिचुएशन बन चुकी है कि महकमा जो है गाड़ियां महकमे के लिए खरीदी जाती हैं लेकिन इस्तेमाल अफसरान अपने लिए कर रहे हैं, और अद्वियात जो है वो महकमे के लिए खरीदी जाती हैं ना तो, लेकिन वो महकमे के अंदर आती हैं और ना ही किसी के इस्तेमाल में आती हैं। लिहाजा इस करप्शन को अब ख़त्म होना चाहिए, हुकूमत को कोई ठोस इकदाम इस हवाले से लेना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।